वीडियो लेक्चर है इसका। तो इसमें अपन पढ़ेंगे आज संभावित एकक कोष्टिकाएं। संभावित एकक कोष्टिकाएं पढ़ने से पहले अपन कुछ परिभाषाएं आती हैं, उन परिभाषाओं को अपन अध्ययन करें, क्योंकि प्रत्येक जो एकक कोष्टिका है, अपन प्रत्येक एकक कोष्टिका के लिए एक साथ जो कुछ पढ़ना है उसकी संकुलन दक्षता है, समन्वय संख्या है, त्रिज्या और अंतर्नाभिकीय दूरी का संबंध है, सबको एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए परिभाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। जो पहली आती है परिभाषा समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएन से। किससे करते हैं? सीएन से। तो समन्वय संख्या है क्या चीज है कि किसी क्रिस्टल जालक में या एकक कोष्टिका में जो प्रत्येक अवयवी कण होता है, उस प्रत्येक अवयवी कण को निकटतम कितने अवयवी कण घेरे हुए होते हैं, वो संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि कोई ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण व्यवस्थित कर रखे। इन अवयवी कणों में इस सेंटर वाले को मैंने पकड़ लिया। ये मैंने क्या है? 2D बनाया है, एक 2D द्विविमीय हेक्सागन बनाया है। द्विविमीय हेक्सागन है। इसके अगर पॉइंटों को मिलाऊंगा, इसको, इसके पॉइंट को, इसके पॉइंट को, इसके पॉइंट को, तो ये हेक्सागन बनता है। और एक ब्लैक बोर्ड है, वो किसको प्रदर्शित करता है? 2D को प्रदर्शित करता है, द्विविमीय। तो मैं कहूं कि एक हेक्सागन ये बन गया। इस हेक्सागन में जो सेंट्रल एटम है, जहां पर मेरी उंगली रखी हुई है, उसको कितने एटम टच कर रहे हैं? देखो इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो देखो सेंट्रल एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? केंद्रीय अवयवी कण को 6 अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी जो समन्वय संख्या है वो 6 होगी। ऐसी अपन ने प्रत्येक एकक कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या पढ़नी है। तो मैं इसको कह सकता हूं। और क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है? एकक कोष्टिका से मिलकर बना होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसी क्रिस्टल जालक या एकक कोष्टिका में प्रत्येक अवयवी कण कितने निकटतम पड़ोसी अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है, वो उसकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। यह आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक बच्चा सेंटर में खड़ा हो जाए, उसको चारों तरफ से कितने बच्चे घेर रहे हैं, तो सेंटर में जो खड़ा हुआ है बच्चा, उसको चारों तरफ से जो बच्चे घेर रहे हैं, वो सेंटर वाले बच्चे की क्या है? समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक। और उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है, परिभाषा है, वो है संकुलन दक्षता। क्या संकुलन दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो संकुलन दक्षता क्या चीज है कि संकुलन दक्षता को मैं एक्सप्लेन ऐसे करूं कि इस कमरे का जो टोटल एरिया है उसको फैला लूं, इसके टोटल क्षेत्रफल को बढ़ा लूं मैं, जैसे कि, और इसके अंदर कितनी ईंटें बिछाई जा सकती हैं, तो एक ईंट का क्षेत्रफल बढ़ा लूं मैं, तो टोटल क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दूं तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। और कैपेसिटी निकालनी है, कितनी निकालनी है, तो इसके अंदर अपन तो किसी ऐसे ही अपन क्या है, क्षेत्रफल तो क्या है, एक पर्टिकुलरली कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, आयताकार होगा। तो लेकिन मैं बात कहूं, अगर मैं इसका आयतन निकालूं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगी। तो इधर कि किसी क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कितना आयतन है, जो कि उस क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन में से घिरा हुआ है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि किसी क्रिस्टल जालक के कुल आयतन में से अवयवी कणों द्वारा कितना आयतन घिरा हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिस्टल जालक या एकक कोष्टिका के कुल आयतन में से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन
उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि इस कमरे का मैं पूरा आयतन निकाल लूं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक, इधर कुल आयतन निकाल लिया मैंने, वो इसका आयतन आ गया कमरे का। अब इसके अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं उन ईंटों को मैं आयतन निकाल लूं, ऊपर तो मैं ईंटों के आयतन को लिख दूंगा, कुल ईंटों का आयतन, और नीचे क्या है कमरे के कुल आयतन को लिख दूंगा। तो क्या है कि कमरे के अंदर कमरे की क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन संकुलन दक्षता आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो ऐसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, अर्थात गोलाकार होते हैं। तो मैं यहां पर लिखा है सूत्र में, ये लिख रखा है मैंने, कुल अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ठीक है ना। इस कुल आयतन को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी टोटल से। अपन कह सकते हैं बी टोटल को मैं कैपिटल बी भी लिख सकता हूं मैं। भाई सभी की सभी गोला आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब एक रूप हैं। कैसे गोला सबकी सब गोलाकार आकृति के हैं और सबकी सब एक समान है। तो मैंने यहां पर क्या कह दिया, z इंटू एक अवयवी कण का आयतन, ठीक, बटे b। तो z यहां पर क्या है, z है यहां पर अवयवी कणों की संख्या किसमें, एकक कोष्ठिकाओं में, एकक कोष्ठिकाओं में या क्रिस्टल जालक में, ठीक है। तो मैंने z क्या है, अवयवी कणों की संख्या, और एक अवयवी कण का आयतन। अवयवी कण कैसा होगा, अवयवी कण होगा, कण कैसा होगा, कण गोलाकार होगा। तो गोले का आयतन क्या होगा भाई, गोले का आयतन सब जानते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है, त्रिज्या उस गोले की, और सभी की सभी अवयवी कण क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो मैं इसमें यहां पर लिखा हुआ है एक अवयवी कण का आयतन, z क्या है, अवयवी कणों की कुल संख्या। तो एक अवयवी कण का आयतन निकाल लूं मैं और z से गुणा कर लूं तो कुल अवयवी कणों का आयतन आ जाएगा क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका में, और उसके कुल आयतन का भाग दे देंगे, वो क्या आ जाएगी, उसकी संकुलन दक्षता। इधर मैं लिख देता हूं उसको ऐसे, देखो सर, पीएफ इक्वल टू जेड गुणा 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू क्या है, एक अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण क्या है, गोलाकार, बटे बी क्या है, एकक कोष्ठिका का या क्रिस्टल जालक का कुल आयतन है। तो पीएफ का सूत्र ये हो गया। अब अपने को परसेंटेज पीएफ निकालना है, प्रतिशत पैक्ड फ्रैक्शन संकुलन दक्षता प्रतिशत। तो अपन क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे b इंटू 100। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं कि संकुलन दक्षता किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से अपन अवयवी कणों की संख्या को परिभाषित करते हैं, कि अवयवी कणों की संख्या या मैं कह दूं समन्वयी संख्या को देखते हैं, ठीक। उसके बाद अपन पढ़ते हैं संभावित एकक कोष्ठिकाएं। देखो संभावित एकक कोष्ठिकाएं मैंने आपको कल ही क्लास में पढ़ाई थी, सिंपल क्यूबिक बताई थी आपको, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। तो इसमें पहली आती है सिंपल क्यूबिक, इसकी कुंडली पढ़नी है पूरी की सिंपल क्यूबिक की अपने को। सिंपल क्यूबिक को बोलते हैं सरल गणीय एकक कोष्ठिका। तो सरल गणीय एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कि अवयवी कण प्रत्येक कोने पर व्यवस्थित होते हैं, तो उस एकक कोष्ठिका को अपन सरल गणीय एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है।
इसमें अवयवी कण, देखो ये वाली मैं बात करूं, इसको चौक के डिब्बे को लिया, घनीय का मतलब क्या है, जो इसका फलक होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा, लेकिन चौक का डिब्बा क्या है, घना होगा। कि इधर कि इसके अंदर जो 8 कोने हैं, कॉर्नर हैं, और प्रत्येक अवयवी कण कोने पर स्थान ग्रहण कर ले, तो जो बनने वाली एकक कोष्ठिका होगी वो कैसी होगी, सरल गणीय एकक कोष्ठिका। इसमें प्रत्येक अवयवी कण ने कोने पर स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक, इधर इसको बोलेंगे अपन सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल। ठीक, के इसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं इसमें जेड की वैल्यू, अवयवी कणों की कुल संख्या, मतलब जेड। आपको पहली क्लास में बताया था मैंने कि इसका जो एक कोना है, ये वाला एक कोना है, वो कितने एक कोना है कितने कोनों के साथ अटैच होता है। पहली क्लास में आपको मैंने बता दिया था कि कंट्रीब्यूशन बताया था कि एक कोना 8 कोनों से अटैचमेंट होता है। ठीक, अर्थात मैं कहूं कि इस कोने का अटैचमेंट 8 कोने से होगा। जब 8 कोने से अटैचमेंट है तो एक के हिस्से में दारी कितनी आएगी, इसके अंदर एक के लिए कितना आएगा, 1/8। कितना आता है, 1/8। मैं कह दूं इस कोने को, ये 8 से अटैचमेंट आपको पहली क्लास में बता दिया मैंने आपको। तो जेड इंटू जेड बराबर क्या आ जाएगा कि एक कोने के लिए मैं जेड को निकालू अवयवी कणों की संख्या, तो इधर 8 कोने हैं। ठीक, तो ये मैंने कर दिया 8 इंटू इसका एक का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। तो क्या आएगी जेड की वैल्यू, 1 आ जाएगी। अर्थात सरल गणीय एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है, 1 आती है। इधर कोने का कंट्रीब्यूशन 8 कैसे, मैं इसको मान लेता हूं ये कोना है। ठीक है, ये कोना 8 इस प्रकार के उनसे अटैच कैसे होगा, देखो इसको मैंने इस प्रकार से काट दिया, बीच में से 2 में कट गया, इसको बीच में से काट दिया, 4 में कट गया, और फिर बीच में से इसको काट दिया, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8। तो ये वाला पॉइंट को पढ़ू, बीच वाला कोना कितने कोनों में होगा, बीच का कोना है जो कितनों से होगा, 8 से अटैच होगा। तो एक वर्ग के हिस्से में कितना आएगा, मतलब एक वर्गाकार फलक के हिस्से में कितना आएगा भाई, 1/8 आता है कंट्रीब्यूशन। इसलिए मैंने आपको 8 इंटू 1/8 आपको पहली क्लास में बता दिया है मैंने। अब अपन निकालते हैं समन्वय संख्या। सिंपल क्यूबिक के लिए, सरल गणीय एकक कोष्ठिका के लिए सीएन नंबर कितनी आती है, इधर देखो कि इस वाले जो एटम है, अवयवी कण है एटम को, इसको कितने घेरे हुए हैं, कि ये मैंने कह दिया बहुत सारे कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है ना, जब कांटेक्ट में है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ठीक है, ये इससे अटैच है, तो ये एक्स अक्ष का रहा, ये इसको मैंने वाई मान लिया, तो ये क्या जेड अक्ष होगा। ठीक है, तो इसको कितने में घेर लिया, एक तो इसने घेर लिया, दूसरा इसने घेर लिया, और तीसरा इसने घेर लिया सेंटर वाले को। तो एक इसके कौन सी दिशा में होगा, बाई है, तो इसके माइनस बाई अक्ष में भी तो होगा ही, माइनस बाई। ये इधर जेड है तो इसके माइनस जेड में भी तो होगा एक, माइनस जेड में, और ये एक्स है तो इसके माइनस एक्स में भी तो एक होगा जब ये क्रिस्टल जालक बनाएगा। तो इधर तो 3 तो ये हो गए, चौथा, पांचवा और छठा। तो इस प्रकार से एक अवयवी कण को, चाहे इसको निकालूंगी इसकी भी 6 आएगी, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। देखो इसके लिए मैं बात करूं कैसे, ये एक्स अक्ष मान लिया, तो ये वाई मान लिया, ये क्या होगा जेड, तो इधर इसके यहां पर ये माइनस एक्स होगा, ये माइनस वाई होगा इधर, और ये माइनस जेड होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक अवयवी कण के लिए समन्वय संख्या कितनी आती है, 6। इधर आप इसके लिए चेक करना चाहो, किसी के लिए चेक कर लो, सबके लिए कितनी आएगी, 6। तो सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितनी आती है, 6 आती है। अब मैं इसके लिए सरल गणीय एकक कोष्ठिका के लिए स्मॉल ए, जिसको बोलते हैं किनारे की लंबाई, स्मॉल ए एवं त्रिज्या स्मॉल आर, किसकी त्रिज्या, अवयवी कण की,
किनारे की लंबाई स्मॉल ए एवं अवयवी कण की त्रिज्या स्मॉल आर में संबंध निकालता हूं मैं। संबंध इधर देखो, जब इस वाले हिस्से को मैंने इस पलक को निकाल लेता हूं बाहर भाई, इस वाले को, ये आपस में कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में होगा, ये इसके कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में, इस वाले हिस्से को मैंने बाहर निकाल लिया। ये बाहर निकाल लिया। और ये कैसे स्फेरिकल शेप है, इधर ये कांटेक्ट में, इसका सेंटर पॉइंट ये, इसका सेंटर पॉइंट ये, यहां से यहां तक की जो है किनारे की लंबाई है, ये क्या है स्मॉल ए, ये क्या है किनारे की लंबाई स्मॉल ए है। तो ये वाली क्या होगी भाई, ये होगी स्मॉल ए, यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी स्मॉल ए। ये स्मॉल ए किसके बराबर होगी, इसकी त्रिज्या क्या है भाई, इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या ये आर होगी स्मॉल आर, यहां से यहां तक की ये त्रिज्या भी क्या होगी भाई स्मॉल आर। तो मैं कह सकता हूं कि ए बराबर क्या होगा इसके लिए 2r, क्या होगा ए बराबर 2r होगा। अगर इसी को मैं जो एक किनारे की लंबाई है, ये क्या है दो अवयवी कण है, क्या है दो अवयवी कण है, तो इसको मैं अंतरनाभिकीय दूरी भी बोल सकता हूं भाई, इसका नाभिक ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस से नाभिक है, तो इसको मैं अंतरनाभिक को डिनोट किससे करते हैं, अंतरनाभिक दूरी को स्मॉल डी से। तो इधर मैंने डी से भी संबंध कर दिया, डी क्या है अंतर नाभिकीय दूरी। अब ये भी कम हो, कणों के बीच, तो ये आ गए ए और आर में, ए आर और डी में संबंध, ठीक है। अब मैं इसका आयतन निकालना चाहूं सरल गणितीय एकक कोष्टिका का, तो आयतन कैसे निकालूंगा, आयतन भाई घन का आयतन क्या होता है भाई सर, ये क्या सिंपल क्यूबिक है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो इधर इसका आयतन क्या आ जाएगा, टोटल आयतन बी टोटल, इसका क्या आ जाएगा भाई कुल आयतन। इसकी घन की भुजा क्या है ए बराबर 2r है, तो ए है, इसका क्या कर दिया मैंने ए क्यूब, भुजा क्या है किनारे की लंबाई क्या भुजा ही तो है भाई, तो इसको मैंने कर दिया ए क्यूब, ठीक। ए किसके बराबर है 2r के, तो यहां पर मैंने कर दिया 2r का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 2r का क्यूब 8r क्यूब। अगर मैं इसकी लंबाई को मैं सेंटीमीटर में लूंगा तो ये आएगा सेंटीमीटर का क्यूब, अगर मैं इसकी लंबाई मीटर में लूंगा तो मीटर क्यूब आएगा, और अगर लंबाई पिकोमीटर में लूंगा तो पिकोमीटर क्यूब आएगा। इस प्रकार से सरल गणितीय एकक कोष्टिका का अपन आयतन निकाल लेते हैं। इधर किनारे की लंबाई और अवयवी कण की त्रिज्या में संबंध निकाल लेते हैं, समन्वयी संख्या भी निकाल ली। उसके बाद अपन निकालेंगे सरल गणितीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन दक्षता। तो पहला पॉइंट तो क्या होगा इसकी परिभाषा, दूसरा समन्वयी संख्या, तीसरा ए और आर में संबंध, और चौथा इसका आयतन, सवाल आ जाता है कई बार आयतन से, और पांचवा निकालेंगे इसके लिए संकुलन दक्षता। देखो संकुलन दक्षता किस प्रकार से निकालेंगे, संकुलन दक्षता पीएफ बराबर होगा, तो पहले मैंने सूत्र बता दिया आपके लिए, जेड गुणा एक अवयवी कण का आयतन, एक अवयवी कण का आयतन बटे बी टोटल। मैं बी टोटल क्यों लिखा है,
कि भाई ये यूनिट सेल है गणीय भी हो सकती है और उसके बावजूद भी ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल में जो भी है तो सबके लिए निकाल सकते हैं। तो पीएफ क्या आएगा, जेड गुणा एक अवयवी कण का आयतन क्या है भाई, एक अवयवी कण का आयतन मैंने अभी बताया था, अवयवी कण क्या है गोलाकार, तो 4/3 पाई आर क्यू बटे बी टोटल। अपन ने इसके लिए z की वैल्यू अवयवी कणों की संख्या निकाली थी, तो अवयवी कणों की संख्या सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी आई थी, एक आई थी, अभी निकाली थी अपन ने। तो पीएफ क्या आएगा 1 × 4/3 पाई आर क्यू बटे, अपन ने टोटल निकाला था पी आर बी टोटल कुल आयतन, वो कितना आया था भाई 1 आर क्यू। देखो आर क्यू से आर क्यू कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो कितना आ गया ये 2 ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा π/6। तो इसका पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा π/6, और पाई का मान कितना होता है 22/7 में 6 का भाग देंगे तो 0.52 आएगा, 0.52। अब परसेंटेज पीएफ निकालेंगे अपन, प्रतिशत पीएफ, तो क्या आएगा भाई इधर कि 0.52 का गुणा कर देंगे 100 से, तो इसमें कितना आ जाएगा 52%। अपन ने क्या किया कि एक संकुलन दक्षता का जो सूत्र है z × एक अवयवी कण का आयतन, तो एक अवयवी कण क्या लिया अपन ने, ये जो निकाला था अपन, जो भी एक अवयवी कण आया है इसके अंदर, वो अवयवी कण क्या है, आयतन क्या कैसा है, गोलाकार है, तो उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। इधर z की वैल्यू मैंने निकाल लिया आपके लिए, वे कणों की संख्या क्या आई थी, एक आई थी, उसका मान रख दिया। इधर मैंने इसका आयतन निकाल लिया था अपने को, आयतन क्या आया था इसका भुजा क्यू, घन का आयतन, तो आयतन का मैंने मान रख दिया, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अर्थात अवयवी कणों के द्वारा इसके सिंपल क्यूबिक के कुल आयतन में से, कुल आयतन क्या 8 आर क्यू में से, ठीक है, कुल आयतन में से 52% आयतन अवयवी कण घेरे हुए हैं, तो इधर 52.6 आता है, इधर 0.56 आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करूंगा इससे में, तो 52.6%। अब मैं इसके अंदर रिक्त स्थान देखूंगा, तो रिक्त स्थान कितना होगा इसके अंदर टोटल इसमें स्पेस, तो रिक्ति की प्रतिशत का तो कुल आयतन 100% था इसका एकक कोष्ठका का, इसमें से मैंने 52.6 को घटा दिया, तो कितना आएगा 47.4% स्थान यहां पर इसमें से रिक्त है। तो इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल में अपन ने अवयवी कणों की संख्या निकाल ली, वो कितनी आई थी 1, सीएन नंबर निकाल ली, कितनी आई थी 6। उसके पश्चात अपन ने इसके लिए निकाला था ए और आर में संबंध, वो कितना आया था a = 2r = d, और उसके बाद क्या निकाला था अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन दक्षता, वो कितनी आई है 52.6%, और उसके बाद निकाला है अपने रिक्ति की प्रतिशतता, वो कितनी आई है 47.4%। उसके बाद नेक्स्ट है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो ऐसी एक कोशिका जिसमें कि अवयवी कण प्रत्येक कोने पर व्यवस्थित होता है तथा शेष अवयवी कण फलक के प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होता है, तो ऐसी एक कोशिका को अपन फलक केंद्रीय एकक कोशिका के नाम से जानते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। Each atom lies on the each corner and remaining atom around each center of face is known as face centered unit cell। अर्थात ऐसी एक कोशिका जिसमें कि प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कोने पर
एक स्पेस के सेंटर में एक इसके में, एक इसके में, एक इसके में, एक स्पेस के सेंटर में, एक इसके में और एक इसके में, मतलब 6 फेसों के सेंटर में स्थित होता है। तो उस एकक कोष्ठका को बोलते हैं अपन फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठक। अब इसके लिए निकालते हैं अपन जेड की वैल्यू, अवयवी कणों की संख्या, इसको बोलते हैं जेड। इसको इंग्लिश में इफेक्टिव एटम भी बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। देखो इधर प्रत्येक 8 कोनों पर है, तो प्रत्येक कोना कितने में कंट्रीब्यूट है यार, 1/8 में। 6 प्रत्येक फलक के बीच में, तो 6 फलक हैं, एक फलक कितने में कंट्रीब्यूट है, 1/2 में। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जेड बराबर ये आ जाएगा 1 + 3 = 4, अर्थात अवयवी कणों की संख्या इसके अंदर आ जाएगी, जेड की वैल्यू फेस सेंटर में 4 आ जाएगी। अब देखते हैं, और इस वाले फलक को मैं निकालता हूं। देखो ये यहां से यहां तक के फलक के किनारे की लंबाई है ये, लेकिन इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में वहां पर बताया था सिंपल क्यूबिक टाइप में, वो कांटेक्ट में थे। लेकिन ये दोनों की दोनों अवयवी कण जब फेस के सेंटर में इसको अपन फंसाएंगे, तो ये दोनों की दोनों, ये दीज आर बोथ आर नॉट कांटेक्ट, बोथ आर नॉट कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में नहीं होंगे, ये कांटेक्ट में। लेकिन जो फेस के सेंटर वाला एटम है, उन चारों जो अवयवी कण हैं, ये इनके कांटेक्ट में होगा। तो इसको मैंने यहां पर निकाल लिया, ये निकाल लिया। ये ए बॉल है, मान ली मैंने, ये बी, ये सी और ये डी। टेनिस बॉल से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके और इसके बीच किनारे की लंबाई है वो, ये मान ली मैंने, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ए है। जब ये ए है तो ये भी कितनी होगी भाई, ये भी ए होगी, ये भी कितनी होगी, ये भी ए होगी, और ये भी कितनी होगी, ए होगी। ठीक, इधर मैंने इस हिस्से को बाहर निकाल दिया। अब मैं निकाल रहा हूं इसके लिए, पहला तो ये हो गया, अब ये भी कणों की संख्या निकाल दी, परिभाषा आपको बता दी। दूसरा निकाल रहा हूं मैं त्रिज्या स्मॉल r एवं किनारे की लंबाई स्मॉल a में संबंध। अब देखना भाई, मैंने इसको यहां पर ये डायगोनल खींचता हूं, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ये खींच दिया मैंने ए से सी के बीच, देखो ये फेस डायगोनल खींच दिया। अब आपको क्या निकालना है, ये मैंने यहां पर ये फेस डायगोनल देखो ए और सी के बीच में ये खींच दिया। अब आपको ये देखो, ये दे रखी है, ये संपूर्ण त्रिभुज बन गया ए डी सी या ए बी सी, ये दोनों संपूर्ण त्रिभुज है। अब अपने को ये लेंथ निकालनी है ए और सी के बीच की, तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, देखो ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण। तो मैं कह सकता हूं कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसका मान अपने को दे ही रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AC का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है A, तो A का स्क्वायर, AD की वैल्यू कितनी है A, तो A का स्क्वायर। तो इसको मैं कह सकता हूं AC बराबर इधर रूट ये A स्क्वायर क्या होगा 2A,
इसको मैंने स्क्वायर को हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ये हो गया 2a, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a जब इसका रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब अपने को ये मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दी। इधर में अब AC के लिए मैं निकाल सकता हूं AC किसके बराबर होगा भाई। इधर देखो यहां से यहां तक की A से कनेक्टेड है, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है। यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या होगी, ये भी स्मॉल r होगी। यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या होगी, ये स्मॉल r होगी। और यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r। जब सभी एटमों को मैं क्या मानूं, आइडेंटिकल मानूं, समान मानूं, तो यहां पर ये स्मॉल r कितना होगा 2r, ये क्या होगा 3r, ये क्या होगा 4r। तो AC किसके बराबर हो जाएगा भाई, AC इक्वल टू 4r के बराबर नहीं होगा क्या, कि यहां से यहां तक की त्रिज्या r, यहां से यहां तक की ये r और ये r 2r हो जाएगा डायमीटर। इधर ये क्या हो गया r, तो ये 4r हो गया। इधर तो मैं कह सकता हूं AC बराबर 4r बराबर रूट 2a। अगर मैं यहां से यहां तक की इस दूरी को अंतरनाभिकीय दूरी मान लेता हूं, ये स्मॉल d मान लो भाई, दो एटमों के बीच के अंतरनाभिकीय दूरी तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, ये स्मॉल d। तो मैं अंतरनाभिकीय दूरी से संबंधित करूं तो इसको, तो ये क्या हो जाएगा d और d क्या हो जाएगा 2d। तो 4r किसके इक्वल होगा भाई, 2d के इक्वल नहीं होगा, तो AC बराबर 4r होगा। और ये क्या है 2d के इक्वल होगा, तो मैं कह सकता हूं 4r बराबर 2d भी नहीं होगा क्या, तो 2d होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 2a बराबर 4r बराबर 2d। ये इसका संबंध है भाई। ये क्या है, एक किनारे की लंबाई है, r क्या त्रिज्या और d क्या है अंतर नाभिकीय दूरी। ठीक, उसके बाद इसका आयतन निकालते हैं अपन। FCC के लिए आयतन क्या होगा भाई, FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब घनी है, और घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यू। जब इसका आयतन भुजा क्यू होगा तो FCC के लिए भुजा मतलब एक किनारे की लंबाई a और r में संबंध क्या होता है भाई, अंडर रूट 2a बराबर 4r। अभी निकाला था अपन ने अंडर रूट 2a बराबर 4r। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4r बटे रूट 2, 4r बटे रूट 2। अब अपन a का मान यहां पर रख देंगे, a क्या हो जाएगा b बराबर a क्यू। इसको समीकरण 1 मान लू मैं, इसको मान लू 2, तो समीकरण 1 में 2 से भुजा a, ये a क्या है भुजा, इसका मान रख दूं मैं, किनारे की लंबाई क्या भुजा, तो ये क्या हो जाएगा b बराबर a क्यू। और a का मान क्या है 4r बटे रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा b बराबर 4r बटे रूट 2 का क्यू। और 4r का क्यू क्या होगा 64, और r का 64 r क्यू, रूट 2 का क्यू क्या होगा 2 रूट 2। तो ये आ जाएगा आयतन b बराबर 64 r क्यू 2 रूट 2। अगर ये भुजा सेंटीमीटर में दी हुई है तो घन सेंटीमीटर, अगर पिकोमीटर में दी हुई है तो घन पिकोमीटर, और इधर मीटर में दी हुई है तो घन मीटर में आएगी। ठीक, इस प्रकार से FCC का अपन आयतन निकाल लेते हैं। और आपके लिए त्रिज्या दे दे आपके लिए एक अवयवी कण की, तो आपके लिए FCC का आयतन निकाल सकते हो। b बराबर क्या होगा 64 r क्यू बटे 2 रूट 2। ठीक, उसके बाद निकालेंगे अपन संकुलन दक्षता पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन दक्षता को मैं पहले ही अपन ने परिभाषा में बता दिया था कि संकुलन दक्षता क्या होती है, किसी एकक कोष्ठिका में के कुल आयतन में से अवयवी कणों द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, वो उसका कहलाएगी संकुलन दक्षता। तो यहां पर ये सूत्र है संकुलन दक्षता का कि z इंटू एक अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो यहां पर अवयवी कण क्या है, स्फेरिकल शेप है, मतलब गोलाकार है। तो एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, और ये क्या है b एकक कोष्ठिका का आयतन जो अपन ने यहां पर निकाल लिया है 64 r क्यू बटे 2 रूट 2 वो है। इधर z की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने
एफसीसी के लिए, फॉर एफसीसी जेड इक्वल टू कितना होगा 4। अभी कणों की कुल संख्या कितनी आई थी अपन निकल करके 4 आई थी। तो मैं जेड का मान ये दे रखा है 4 और वी का मान कितना दे रखा है 64 आर क्यू बटे 2√2 दे रखा है। इसका मान लिख दूं मैं तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा पीएफ बराबर 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे 64 आर क्यू 2√2। देखो आर क्यू से आर क्यू कट गया, ये 4 और 4 का गुणा करेंगे इससे तो 16 से ये 64 4 बार कट जाएगा, 4 ये कट गया 2 बार। ठीक, तो पीएफ क्या आएगा निकल करके इधर ये एक तो बचा है, यहां पर 2 बचा है, ये 2 चला जाएगा 3 के पास, ये √2 चला जाएगा ऊपर पाई के पास, तो 2√2 पाई बटे 6 ये इसका हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन 2 पाई बटे 6 इधर। अब मैं इसकी जब कैलकुलेशन करूंगा टोटल तब आएगा 0.74 ये आता है इसमें। अब मैं प्रतिशत पीएफ निकालूंगा, ये कितना आएगा, इसका मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.74 गुणा 100 इक्वल टू 74%। तो इधर एफसीसी व्यवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्था माना जाता है क्योंकि अवयवी कण 74% स्थान ग्रहण करते हैं क्रिस्टल एकक कोशिका के अंदर, बहुत अच्छी पैकिंग मानी जाती है। तो रिक्ति की प्रतिशतता कितनी होगी, रिक्त स्थान कितना होगा, रिक्ति प्रतिशतता प्रतिशत रिक्ति कितनी होंगी 100 माइनस 74 इक्वल टू 26% स्थान रिक्त रहेगा किसके अंदर, एफसीसी के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। तो अपन ने फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका के लिए जेड की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आई थी 4 इधर। उसके बाद अपन ने उसका किनारे की लंबाई और अंतरनालिकीय दूरी और त्रिज्या में संबंध निकाल दिया था, वो कितना आया था √2a बराबर 4r बराबर 2d। इसके बाद क्या निकाल लिया अपन ने, आयतन निकाल दिया b बराबर 64 आर क्यू बटे 2√2। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया अपन ने, वो कितना आया था 74% या कितना आया था 74%। अब उसके बाद इसकी देखते हैं अपन समन्वयी संख्या। तो इसकी समन्वयी संख्या को इस प्रकार से निकालते हैं अपन। देखो समन्वयी संख्या निकालने के लिए अपन इसमें देखो एफसीसी को मैं पहले स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, इसमें प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर आ गया। उसके बाद ये मैंने अपर फेस मान लिया, ये इसमें आ गया अवयवी कण, ये लोअर फेस इसमें आ गया, एक इसमें अवयवी कण आ गया, ये एक अवयवी कण इसमें आ गया, एक अवयवी कण इस साइड में इसके ऊपर देखो ये आ गया इस फेस पर, दिखेगा नहीं 2D में, ये आ गया एक अवयवी कण इसके फेस में, ये अवयवी कण यहां पर ये आ गया। इधर देखना, अब मैं इसको इस साइड की तरफ से देखूं, इधर की तरफ से देखूं मैं, या तो मैं इसको इधर से इधर की तरफ से देखूं या मैं इसको इधर से विजुलाइज करूं इस दिशा की तरफ से। देखो तो मैं इसको इस लेयर को, इस वाली लेयर को मैं ए मानूं और इस वाली लेयर है इसको मैंने बी माना, ठीक, और इस वाली लेयर को मैंने ये सी माना, ठीक, और इस वाली लेयर को मैंने ये डी माना। तो देखो बिल्कुल ये ए है, ए के जस्ट ऊपर ये डी आ रही है, इधर से देख रहा हूं मैं इसको, मैं इधर से देख रहा हूं मैं इसको, तो ए के जस्ट डी के जस्ट ऊपर ये ए आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा डी इक्वल टू ए। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, अगर ये ए है तो ये बी, दूसरी लेयर ये क्या है सी, और ये क्या होगा भाई ए, ये बी फर्क क्या आएगी सी, फिर ये ए बी और ये सी डैश डैश डैश। तो मैं इसको एबीसी 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 प्रकार का पैटर्न व्यवस्था कह सकता हूं। आगे पढ़ोगे तुम पैटर्न को, मैं बताता हूं उसको एक्सप्लेन करके, समन्वयी संख्या निकालने के लिए मैं इसको बता रहा हूं तुम्हारे लिए। एबीसी एबीसी पैटर्न भी है
क्यों एफसीसी को अपन कह सकता हूं एफसीसी एक प्रकार की 3D एबीसी व्यवस्था होती है डैश डैश डैश। ठीक, इधर देखना, ये वाले अवयवी कण हैं, ये तो आपस में कांटेक्ट में नहीं, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं, लेकिन फेस के सेंटर में जो ये फेस के सेंटर वाला, 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 ये फेस के सेंटर वाले आपस के में टच में, ये इसके टच में है, ये इसके टच में है। ठीक है ना, तो फेस के सेंटर वाला आपस में, ये फेस के सेंटर वाला इसके टच में है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, मैं दूसरा चौक लेता हूं, इधर देखना, मैं इसको इससे मिला दिया भाई, देखो इधर ये इसके टच में है, ये इसके भी टच में है भाई, देखो ये इसके टच में है। ठीक है ना, उसके बावजूद ये इसके टच में है, ये वाला एटम इसके टच में होगा और ये वाला एटम ये इसके टच में होगा। देखो इधर, देखो ये इसके टच में है, मैं प्लेन में मानूं इसको, प्लेन में 2D रिप्रेजेंटेशन है, अगर 3D होता तो ये देखता हूं, ये इसके टच में है, ये इसके टच में होगा, ये इसके टच में है और ये इसके टच में होगा, ये वाला सेंटर वाला ये इसके टच में होगा भाई। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखो इधर, ये वाला इसके टच में होगा, ये वाला इसके टच में होगा, ये इसके टच में होगा, ये इसके टच में होगा और ये इसके टच में होगा और ये इसके टच में होगा। ठीक, अब मैं इसकी व्यवस्था को देखता हूं, मैं देखो इधर, ये लिया मैंने, इसको मैंने ए मान लिया, ए वाला, अब जब लिखना ये ए रहा। ठीक, इसमें बी वाली को देखता हूं मैं, इधर देखना भाई, देखो इधर ये और ये तीनों टच में है आपस में, ये वाले आपस में टच में। देखो ये आपस में टच में, ये इसके देखो इन दोनों के बीच में, इसके टच में, इन दोनों के टच में क्या है, ये है, ये रहा, देखो इन दोनों के टच में है भाई, इन दोनों के, मैं इसको ये पैटर्न बना लिया, ये आपस में तीनों टच में, देखो इसके और इसके टच में क्या है, ये फेस के सेंटर वाला, ये वाला फेस के सेंटर वाला है, तो इसके और इसके टच में ये है, ये रहा, इसके टच में ये है, ये रहा, और इधर देखो ये वाला है, इन दोनों के टच में, इन दोनों के टच में ये वाला है ना, ये रहा। ठीक, इधर ये तो ए परत है, ये बी परत है, इसको मैं देखता हूं ऊपर वाली को, सी वाली को, देखो 1 2 3 ये आपस में टच में है, इधर देखो, इसके टच में है, इन दोनों के टच में क्या है, ये है, ये बैठा हुआ है, देखो ये रहा, इसके टच में देखो ये रहा, इन दोनों के टच में क्या है, ये फेस के सेंटर वाला, ये फेस के सेंटर वाला, तो ये इसके टच में होगा, ये रहा, और देखो ये इसके ऊपर रहा, इन दोनों के टच में ये इसके ऊपर रहा। देखो ये वाली व्यवस्था, ये ए है तो ये बी हो गया, ये क्या रहा, ये सी परत रही, तीसरी वाली, ये वाली परत मैंने कह दी है सी, ये वाली रही, ये डी क्या है, एक इक्विवेलेंट है, उसके बाद तो अगली आएगी डी, ये रहा ए, अगर नेक्स्ट एटम ए नहीं आएगा, ये आ गया, तो मैं कह सकता हूं उसको एबीसी 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 पैटर्न। इधर देखो कि मैं सेंटर में बात करूं, इसके ऊपर ये जस्ट ऊपर ये आएगा, इधर देखो इसको कितने टच कर रहे हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, तो देखो इधर इसमें को मैंने इस वाले को मैं कहूं तो 4 देखो इधर यहां से टच कर रहे हैं, इसको 4 ही इसको इधर से टच करेंगे,
8 और 4 ये वाले इसके ऊपर होंगे, वो टच करेंगे, तो कितनी होगी इसकी समन्वय संख्या? 12 तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12। आपस से मैं समझाता हूं। देखो ये 1 2 3 4 ये फेस के सेंटर वाले हैं, ये आपस में इसको टच कर रहे हैं, ठीक, फेस के सेंटर वाले इसको टच कर रहे हैं। ये कितना हो गया? 4 फेस के सेंटर वाले। अगला इसके ऊपर भी तो होगी परत, वो 4 इसको टच करेंगे, 4 और 4 8, और इसके ये भी तो फेस के इनके ये भी तो टच को करेगा 4 फेस के सेंटरों को, तो कितना होगा? 4 + 4 + 4 कितना होगा? 12। 12 इसकी समन्वय संख्या आएगी। ये फेस के सेंटर वाले मैं कह दूं कि ये इसको मैं सिंपली एफसीसी मानूं, तो इसके फेस के सेंटर वाला, इसके फेस, ये सेंटर और ये सेंटर और ऊपर वाला नीचे वाला, ये सब आपस में एक दूसरे को टच करते रहे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 4 फेस के सेंटर वाले टच करते रहे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इस प्रकार एफसीसी की समन्वय संख्या आती है 12। और एफसीसी किस प्रकार का पैटर्न होता है? एबीसी प्रकार का पैटर्न होता है। इधर इसमें कुछ भी नहीं है, अब बच्चे की इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, जिसका 3D अच्छा है उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रीय घनीय एक कोष्ठका इस प्रकार की होगी कि प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर होगा। Each atom lies on the each corner and remaining atom arrange the center of body is known as basically center of body is known as body centered cubic। अर्थात ऐसी एक कोष्ठका जिसमें कि प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर हो और जो शेष बचा हुआ है एक अवयवी कण है, वो एक अवयवी कण कहां पर हो? इसके केंद्र में, बॉडी के सेंटर में हो। मैं मान लूं कमरे के प्रत्येक कोने पर एटम हो और बीच में एक बॉडी के अंदर सेंटर में हो, कमरे के बीचों बीच में एक हो, तो उसको बोलेंगे काय केंद्रीय घनीय। अर्थात जहां पर की बॉडी डायग्राम गुजरता है वहां पर एक अवयवी कण हो, तो उसको बोलेंगे काय केंद्रीय घनीय। इधर इसमें क्या होगा कि इसमें ये वाले दोनों एटम हैं, ये आपस में अटैच में होंगे, ये इसके अटैच में, ये इसके अटैच में, ये इसके अटैच में, ठीक। इधर ये आपस में अटैच में होंगे, लेकिन ये बॉडी वाला सेंटर वाला, ये बॉडी सेंटर वाला, ये इन चारों के अटैच में, ऊपर वालों के में और नीचे वाले चारों के अटैच में होता है, ठीक है ना। मैं इसके लिए निकालू जेड की वैल्यू। जेड क्या है? अवयवी कणों की संख्या, इसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या भी बोलते हैं इसमें इसको। ये क्या है? प्रत्येक कोने पर है तो 8 कोने हैं। कंफ्यूजन कितना है? 1/8। एक कहां पर है? सेंटर में है, तो कितना हो जाएगा? +1। तो ये क्या हो जाएगा? Z = 1 + 1 = 2। ये इसके लिए आ गई अवयवी कणों की संख्या Z की वैल्यू। उसके बाद निकालेंगे इसके लिए अपन किनारे की लंबाई, स्मॉल a एवं त्रिज्या किसकी? अवयवी कण की त्रिज्या स्मॉल r या कैपिटल R ही मान सकते हैं, में संबंध। देखो इधर मैं इसको इस प्रकार से समझूं कि ये वाला एटम A, ये एटम B और ये इसके कनेक्ट है सेंटर पर। मैंने कह दिया तुमसे कि ये चारों की चारों आपस में टच में हैं और ये ऊपर में ये भी आपस में टच में, इधर ये सेंटर वाला है इसके सबके टच में, ये आपस में चारों टच में, ये इसके टच में है भाई, इसको मैंने मान लिया C, ठीक। अब मैं निकालता हूं इसके लिए, अगर इसकी
ये भुजा ए है, तो अपन ने अभी निकाली थी एफसीसी में, जब ये भुजा ए थी तो इसका फेस ऑफ डायगोनल कितना आया था, फलक विकर्ण ये वाला, वो कितना आया था √2a, यही तो आया था भाई √2a। ठीक, ये कितनी लंबाई है, जब ये a है तो ये भी कितनी होगी a, तो मैं कह सकता हूं इधर मैं कमरे की बात करूं, कमरे में किस प्रकार से देखेंगे, इधर मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूं उसमें कि ये भुजा घन मान लेता हूं, ये घन है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, ठीक, ये इसका फेस डायगोनल है भाई, ये फेस डायगोनल, ये √2a होगा। इधर इस कोने को मैं इससे मिला देता हूं, देखो इस कोने को मैंने इससे मिला दिया, तो सेंटर वाला एटम इससे गुजर रहा है भाई, ये वाला और सेंटर वाला और ये वाला, तीनों की तीनों आपस में टच में होंगे। तो देखो इधर ये इधर से गुजरा, यहां से यहां तक निकल गया और फिर यहां पर ये आ गया, तो मैं कह रहा हूं और ये यहां पर चला गया, त्रिभुज नहीं बन गया क्या, ये बन गया त्रिभुज, ये यहां से गुजर गया एक भुजा, ये इसका दूसरी भुजा, और ये यहां से यहां पर गुजर रहा है फेस डायगोनल, ये तीसरी भुजा, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या, मैं कह दूं ये फेस डायगोनल ये रहा एक भुजा, ये बॉडी डायगोनल इस कोने से इस कोने तक दूसरी भुजा, और ये वाला उसकी ये तीसरी भुजा, ये बन गया त्रिभुज। देखो ये भुजा फेस डायगोनल √2a, ये बॉडी डायगोनल ये निकालना है अपने को, और ये क्या भुजा a, देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो मैं निकालूंगा कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होगा भाई, AC निकालना है अपने को, सॉरी BC, तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC क्या दे रखा है, BC का स्क्वायर बराबर AB क्या दे, AB क्या दे रखा है √2a, इसका स्क्वायर प्लस AC क्या दे रखा है a स्क्वायर, तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2a स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो √3a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब BC बराबर क्या होगा, √3a, ये अपन ने निकाल लिया BC बराबर √3। अब मैं देखता हूं BC में देखो ये एटम इसके टच में है इस प्रकार से, ये एटम तो क्या है C अवयवी कण, ये सेंटर वाला है, और ये क्या है भाई B। तो देखो इसको यहां से यहां तक की दूरी ये R होगी, ये R होगी, और यहां से यहां तक की सेंटर ये भी क्या होगी R। तो BC बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये R स्मॉल r 2r 3r और ये 4r, तो ये क्या हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 4r। इधर मैं अंतर्नाभी की दूरी इसको मानू मैं D, यहां से यहां तक की दूरी ये भी क्या होगी भाई स्मॉल d, तो ये स्मॉल d कितना हो जाएगा 2d, तो BC बराबर 4r बराबर क्या हो जाएगा 2d। तो मैं लिख सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा BC बराबर 2d बराबर 4r बराबर √3a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √3a बराबर 4r बराबर 2d। ये इसका संबंध आ गया फाइनल। यहां पर a क्या है किनारे की लंबाई है, r क्या है त्रिज्या है, और d क्या है अंतर नाभिकीय दूरी है। इसके बाद निकालेंगे अपन इसका समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या क्या आती है, और उसके बाद निकालेंगे इसका आयतन। देखो समन्वय संख्या कैसे आएगी,
तो समन्वयी संख्या में देखना सेंटर वाले एटम को इधर सेंटर वाले एटम में रखा हुआ है, सेंटर में कमरे के में, तो ये चारों कॉर्नर वाले सेंटर वाले को टच में कर रहे हैं, उधर के वो चारों कॉर्नर वाले सेंटर वाले को टच कर रहे हैं, तो कितनी आएगी समन्वयी संख्या, कितनी आएगी सीएन नंबर कितनी आएगी, समन्वयी संख्या इक्वल टू 8। सीएन नंबर कितनी आएगी इसकी 8 आएगी। इधर अपन देखेंगे इसके बाद में इसका वो अपन ने निकाल लिया क्या, अवयवी कणों की संख्या निकाल ली, उसके बाद ए और आर में संबंध निकाल लिया, तीसरा समन्वयी संख्या निकाल ली, चौथा निकालेंगे इसका आयतन। आयतन बीसीसी का, तो आयतन क्या होगा भाई, आयतन बी बराबर भुजा क्यों होगा, घनीय है तो भुजा ये निकाल लेते हैं 4 बीसीसी। बीसीसी के लिए क्या होता है √3a बराबर 4r, तो a बराबर क्या होगा 4r बटे √3। a क्या है भाई भुजा है, भुजा अपन ने निकाल ली। अब इस भुजा की वैल्यू a की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, तो b आयतन बराबर क्या होगा a क्यूब, और a क्यूब का मान क्या है भाई 4r बटे √3, इस पूरे का क्यूब हो जाएगा 4r क्यूब का मतलब क्या होगा 4r क्यूब का मतलब 64r क्यूब, और 3r क्यूब का मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और ये क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 64r क्यूब बटे 3√3। इस प्रकार से बीसीसी के लिए जो आयतन आएगा वो आ जाता है 64r क्यूब बटे 3√3। तो ये आयतन आ गया बीसीसी के लिए 64r क्यूब बटे 3√3। इधर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में आएगा, और ये क्यूब और मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा। इस प्रकार से इसका आयतन ये निकल जाता है। उसके बाद में फिर आती है इसकी संकुलन दक्षता किसकी बीसीसी के लिए, तो उसमें बताता हूं उसके बाद में बीसीसी की संकुलन दक्षता फैक्टर फ्रैक्शन। देखो इधर संकुलन दक्षता पीएफ फैक्टर फ्रैक्शन, सूत्र सबको पता ही है, जेड इंटू एक अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन, वो माना अपन ने बी। तो एक अवयवी कण का 4 बीसीसी, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है भाई 2 आती है। एक अवयवी कण का आयतन का मतलब अवयवी कण क्या है, स्फेरिकल है, गोलाकार है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे, ये इसका आयतन दे रखा है। बीसीसी के लिए आयतन कितना निकाला था अपन, नहीं निकाला था 64r क्यूब बटे 3√3, तो ये कितना आएगा 64r क्यूब बटे 3√3। देखो क्या कर रहा है इससे, देखो 8 से तो ये कट गया 64, 8 बार आर से आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। इधर देखो ये 3 से ये 3 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा यहां पर, ये आर चला जाएगा यहां पर, तो पीएफ क्या आ जाएगा फैक्टर फ्रैक्शन आएगा भाई √3a
अंडर रूट 3 नहीं, 3 है नहीं, √3 पाई अपॉन 8 ही बचा, कुछ नहीं बचा, लास्ट में 8 बचा यहां पर। इसकी भी जब मान निकालूंगा, कैलकुलेशन करूंगा टोटल, तो ये आएगा 68.68, 0.68। ये 0.68 पीएफ आ जाता है इसका संकुलन दक्षता। अब मैं इसकी परसेंटेज संकुलन दक्षता निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज पीएफ इक्वल टू 0.68 इंटू 100 इक्वल टू 68% आएगी। तो इसकी बीसीसी के लिए रिक्ति की प्रतिशतता कितनी होगी? इसके अंदर रिक्ति की प्रतिशतता 100 माइनस 68 इक्वल टू 32% बीसीसी के लिए होगा। अब मैं आपके लिए कह सकता हूं कि सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आया था 52.6, एफसीसी के लिए आया था 74% और बीसीसी के लिए आया था 68%। तो सबसे अच्छी पैकिंग किसके अंदर देखने को मिली है अपने को? एफसीसी के अंदर। तो एफसीसी के अंदर पैकिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, वो है 74% की। और लास्ट जो यूनिट सेल है वो है ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। उसको मैं बताता हूं तुमको, उसमें कुछ भी नहीं है ईसीसी में। ये है लास्ट की ईसीसी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, अंतः केंद्रीय घनीय। इधर ये क्या होती है भाई कि इसमें प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर होगा और बचे हुए जो शेष अवयवी कण हैं वो अल्टरनेट फेस पर उपस्थित होते हैं। Each atom lies on the each corner and remaining atom are arranged on the alternative face या opposite faces is known as end centered units। इसका मतलब कि प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर लगा दिए, 8 कोने पर आ गए। अल्टरनेटिव फेस का मतलब इस फेस पर है, इसको छोड़ करके इस पर आ गया। अल्टरनेटिव इस पर लगा दिया, इसको छोड़ करके इस पर लगा दिया। या मैं कह दूं कि प्रत्येक अवयवी कण प्रत्येक कोने पर आ गया। अल्टरनेटिव फेस का मतलब अवयवी कण इस फेस पर है तो इस पर नहीं होगा, फिर किस पर होगा? बैक वाले पर। इधर अवयवी कण अगर मैं यहां पर नहीं जमाऊं और अवयवी कण को मैं यहां पर जमा देता हूं इस जगह पर, तो प्रत्येक कोने पर आ गया। तो एक अवयवी कण यहां पर है तो दूसरा इस पर नहीं होगा, इस पर होगा। अल्टरनेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया। तो मैं कह दूं कि जो अवयवी कण हैं प्रत्येक कोने के अलावा अल्टरनेटिव फेस पर होते हैं या अपोजिट फेस पर होते हैं। अल्टरनेटिव फेस का मतलब इस पर आ गया, इस पर नहीं, इस पर आ गया। ठीक, इस पर नहीं आ गया, इस पर नहीं तो इस पर आ गया। वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटिव फेस का मतलब अपोजिट फेस। इस प्रकार से ये अपोजिट फेस पर हैं, ये दोनों अपोजिट फेस हैं एक दूसरे की। इसके लिए अपन निकालेंगे जेड की वैल्यू, अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या क्या आती है? तो इसके लिए जेड की वैल्यू आएगी भाई 8 अवयवी कण हैं, सॉरी 8 कोनों पर हैं, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। 2 फलक पर है, फलक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1 + 1। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए? 2। तो ईसीसी के लिए जो जेड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 2 आती है। ये आपकी यूनिट सेलों का पीसीसी और सिंपल क्यूबिक और एफसीसी, विशेषकर आपसे सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के बारे में पूछा जाता है, ईसीसी के बारे में नहीं पूछा जाता है। अब इसको मैं समराइज करता हूं इसको, तो इसको समराइज किस प्रकार से करते हैं देखना। देखो सारांश क्या निकल के आएगा
अपन एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें से कई बार आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी आता है ऐसे क्वेश्चन, आरबीएससी में भी आता है। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अपन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल क्यूबिक को बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब आद्य, और आद्य का मतलब पुरातन, सबसे पुरानी एक कोष्ठ का, उसको है सरल घनीय। इसमें ए और आर का और डी का संबंध क्या है कि ए बराबर 2r बराबर डी। इसके लिए आयतन कितना आया था, वो आया था b बराबर 8r की। इसके लिए z की वैल्यू क्या आई थी 1, समन्वय संख्या क्या आई थी 6, और संकुलन दक्षता क्या आई थी π/6, ठीक, 0.524, या मैं कह दूं परसेंटेज में कितनी आई थी कि 52.4%। पाई में अगर 6 का भाग दोगे तो तुम निकाल लेना, 52.6 आ जाएगा। इसके बाद एफसीसी के लिए ये a बराबर √2a बराबर 4r बराबर 2d आया था। इधर आयतन p बराबर 64 r³ बटे 2√2 आया था। z की वैल्यू 4, समन्वय संख्या 12 आई थी 12। इधर संकुलन दक्षता आई थी √2 पाई अपॉन √2 पाई अपॉन 6 ये आई थी, जिसको निकला था 74%, 0.74 अर्थात 74%। कई बार आपको संकुलन दक्षता ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि एफसीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है, आप ये सीधा रखते हो यार 64%, 74%, और आपको ऑप्शन देता है √2 पाई अपॉन 6। तो ये आपको याद होना चाहिए, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। अगर वो ऐसे भी √2 का गुणा ऊपर कर दे, इसी में ही √2 का गुणा ऊपर 6 इंटू पाई, इसी में √2 का गुणा ऊपर कर दिया, √2 का गुणा नीचे कर दिया, तो देखना क्या होगा भाई, √2 से √2 2 हो जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा भाई, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा कि पाई बटे 3√2। ये भी ऑप्शन में कई बार पूछा गया है कि इसमें एफसीसी की संकुलन दक्षता क्या है, तो ऑप्शन ये नहीं देकर के ये दे रखा था पाई अपॉन 3√2। तो कई बार आपको ऐसे ऑब्जेक्ट में प्रश्न पूछने को मिल सकता है। उसके बाद बीसीसी के लिए ये है √3a बराबर 4r बराबर 2d। जो आयतन आया था b वो आया था 64 r³ बटे 3√3। इधर z की वैल्यू आई थी 2 और समन्वय संख्या आई थी 8, और ये संकुलन दक्षता संकुलन दक्षता pf ये आया था √3 पाई अपॉन 8, या मैं कह दूं 0.68, या परसेंटेज निकाले तो 68%। इस प्रकार से आपको टेबल में से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आधे एक नंबर में कंपटीशन में कई बार आते हैं, आपको आयतन दिया हुआ है, अब आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए, तो इधर आपको त्रिज्या दे रखी है तो भुजा निकाल सकते हो आपके लिए त्रिज्या दे रखी है तो आयतन निकाल सकते हैं अपन वैल्यू रख करके। तो इस प्रकार से अपन इसके जो अगले प्रॉब्लम है क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक।